अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या करी थी, फाइंड आउट करी थी, है कि नहीं। और वहां पे हमें याद होगा दो रिलेशन हम लोगों ने लिखे थे। एक तो रिलेशन हमने लिखा था y x कॉमा टी, ये क्या बताता है, ये बताता है x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, और उसकी इक्वेशन थी t प्लस माइनस एक्स बाय वी। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव साइन होगा तो वेव राइट की ओर जा रही होगी, और पॉजिटिव साइन होगा तो वेव कहां जा रही होगी, लेफ्ट की ओर जा रही होगी। फिर वहां पे इसी फंक्शन को हमने ऐसा भी लिखा था x कॉमा टी, और इक्वेशन में लिखी थी g x प्लस माइनस वी टी। और मैंने क्या बोला था कि ये जो g फंक्शन होता है, ये फंक्शन वेव का क्या देता है, शेप देता है वहां पे। क्योंकि रिजल्ट क्या था, रिजल्ट था मेरा वहां पे कि ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट किससे सिमिलर है, f ऑफ x प्लस माइनस एक्स नॉट से। v वहां पे वेव की वेलोसिटी थी, t टाइम था, तो v इंटू टी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेव का फर्दर t टाइम के अंदर। तो वहां पे x नॉट का मतलब था v इंटू टी। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या करी थी, डिराइव करी थी। और मैंने एक IIT का क्वेश्चन भी लिया था जहां पे पल्स की इक्वेशन दी हुई थी, और वहां पे कुछ 4 ऑप्शन दिए थे, उसने बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही था, है कि नहीं। अब लिखो वहां पे, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से इसी पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन लिखो वहां पे, अ वेव पल्स इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक वेव पल्स है जो कितने से मूव कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना 2 मीटर पर सेकेंड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड वेव की वहां पे वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, अ वेव पल्स इज ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट y ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स 0 एट एनी टाइम t। तो y x 0 t टाइम पे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है वहां पे 2 अपॉन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, displacement y of the particle at x equals 0 at any time t is given by y equals to 2 upon t square plus 1। देखो यही है कि नहीं है। तो जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है y equals to 2 upon t square plus 1। देखो है कि नहीं है वहां पे, t square plus 1। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फंक्शन y x कॉमा टी, है ना। और सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, शेप ऑफ द पल्स एट t इक्वल्स 0 एंड t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट में तो शेप का पल्स ड्रॉ करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें पल्स की, फर्स्ट पार्ट में वेव की इक्वेशन लिखनी है। वेव की इक्वेशन का मतलब क्या था, x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं, y x कॉमा टी, x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, इसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। अब रिजल्ट याद है हमने कैसा लिखा था वहां पे, हमने बोला था कि x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है, x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है जिसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वैसा ही डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन वाले पार्टिकल का होगा। कितने टाइम पहले होगा, ये होगा t माइनस एक्स बाय वी पहले। और हमें मालूम है ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगले स्टेप में हो जाएगा t माइनस एक्स बाय वी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1। v का मतलब वहां पे क्या हो गया 2। तो जो भी ट्रैवलिंग वेव होगी यही उसकी इक्वेशन हो जाएगी, 2 अपॉन टी माइनस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 1 वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब इस इक्वेशन, ये हमारी जनरल वेव की इक्वेशन है। अब तुम क्या करो, यहां पे t की वैल्यू 0 कर दो और पल्स का शेप क्या कर दो, प्लॉट कर दो। तो लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के समान वेव का शेप क्या कर दो, प्लॉट कर दो वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस, द डिस्टर्बेंस ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस propagating in the positive x direction is given by the displacement of a wave disturbance propagating in the positive x direction। तो हमारे पास एक वेव है
जो पॉजिटिव एक्स के अलोंग वहां पे क्या कर रही है, मूव कर रही है। अच्छा, अब इक्वेशन क्या दी हुई है, t इक्वल 0 पे, t इक्वल 0 पे इक्वेशन दी हुई है y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वेव की इक्वेशन दी हुई है y इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये कब दिया है, ये दिया हुआ है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वहां पे। तो ये इक्वेशन दी है t इक्वल 0 पे, ये इक्वेशन दी है t इक्वल से 2 पे। अब इसको किससे कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो y इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एक्स नॉट से। और मैंने क्या बोला था, अगर x की जगह x माइनस एक्स नॉट है, ये बताता है कि ये फंक्शन x नॉट से आगे चला गया है। तो बताओ ये फंक्शन कितना आगे गया, तो इस फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट हुआ 1, कितने टाइम में, 2। तो जो भी वेव की वेलोसिटी होगी वो जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। देखो यही कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट इक्वेशन लिखो वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्रैवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय, अ ट्रैवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय, और इक्वेशन लिखो वहां पे, a traveling wave pulse is given by y equals to 10 upon 5 plus x plus 2t का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रैवलिंग वेव पल्स इज गिवन बाय वेयर x एंड y आर इन मीटर t इन सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी इज द पल्स प्रोपोगेटिंग। और नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्स। देखते पूछ रहा है पल्स किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें मालूम है जो रिजल्ट था gx प्लस vt, इससे अगर कंपेयर करोगे तो पल्स कहां जा रही है, पल्स जा रही है अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। अच्छा, पल्स की वेलोसिटी कितनी है, कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है तो x की वैल्यू 0 कर दो और t की वैल्यू भी क्या कर दो, 0। t को 0 पे पल्स को प्लॉट करो। सबसे बेस्ट क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे पल्स का फोटोग्राफ खींचो। तो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें मालूम है जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, तो x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y मैक्सिमम होगा, और y मैक्सिमम हो जाएगा वहां पे 2 मीटर, और यही मेरा वहां पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है x एंड y मीटर में था, टाइम सेकंड में था, तो एम्पलीट्यूड आएगा 2, वेव की वेलोसिटी भी क्या आएगी वहां पे, 2। देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, if at t equals 0, next question लिखो वहां पे, if at t equals to 0 a traveling wave pulse on a string is described by the function, if at t equals to 0 a traveling wave pulse, if at t equals to 0 a traveling wave pulse on a string is described by the function। तो हमारे पास एक ट्रैवलिंग वेव है और इसकी इक्वेशन वहां पे दी हुई है y इक्वल्स टू 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ एट t इक्वल्स 0 ट्रैवलिंग वेव पल्स ऑन अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, x एंड y आर इन मीटर t इन सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेव फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द पल्स, what will be the wave function representing the pulse at time t, what will be the wave function representing the pulse at time t if the pulse is propagating along the positive x axis with speed 2 meter per second। तो जो भी पल्स है, पल्स कहां जा रही है, पल्स जा रही है राइट की ओर, और कितने से मूव कर रही है, ये मूव कर रही है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से।
तो हमें क्या करना है, वेव की इक्वेशन लिखनी है। उस वेव की इक्वेशन लिखनी है जो 2 मीटर पर सेकंड से कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है। तो मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन टाइम से रिलेटेड है तो t को हम रिप्लेस करेंगे t माइनस एक्स बाय वी से, और अगर x से रिलेटेड है फंक्शन तो हम उसको किससे रिप्लेस करेंगे, x प्लस माइनस वी टी से। तो अगर मुझे लिखना है y x कॉमा टी, x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्वेशन हो जाएगी 10 अपॉन x को रिप्लेस करो x माइनस वी टी से, तो इसको लिखो वहां पे x माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस वहां पे क्या हो गया 2। देखो यही हमारी इक्वेशन है कि नहीं है। अब ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है टी टाइम बाद ये फंक्शन कितना आगे बढ़ जाएगा, 2 इंटू टी। क्लियर? तो देखोगे वहां पे मॉड्यूल में या जो भी तुम्हारी बुक है सिंगेज की, उसमें भी देखोगे, उसमें इस तरह से वेव की इक्वेशन दी होती है, फंक्शन की इक्वेशन दी होगी, और हमें वेव की इक्वेशन क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। तो ध्यान, अगर फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट है तो t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में रिलेशन आएगा, और x से रिलेटेड है तो x प्लस माइनस वी टी के फॉर्म में जाएगा। बस हमें केवल यह ध्यान रखना है कि वेव की इक्वेशन का मतलब क्या है। वेव की इक्वेशन का मतलब है कि x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है, x डिस्टेंस पे अगर कोई पार्टिकल है तो उसका t टाइम पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है जिसका t टाइम पे हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है वहां पे। देखो है कि नहीं है वहां पे। अब नेक्स्ट यहां पे हेडिंग डालो, वहां पे वेव ऑन अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे वेव ऑन अ स्ट्रिंग, या फिर लिखो स्ट्रिंग वेव। अभी तक हमने बात करी वेव की इक्वेशन की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं वहां पे स्ट्रिंग वेव की। तो नेक्स्ट यहां पे हम बात करने जा रहे हैं किसकी, स्ट्रिंग वेव की। और स्ट्रिंग वेव में भी सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग वेव में सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेव की वेलोसिटी की, है कि नहीं। मैंने बोला वेलोसिटी दो चीज की होती है, एक वेलोसिटी वेव की होती है। वेव की वेलोसिटी का मतलब यह होता है कि डिस्टरबेंस किस रेट से आगे जा रहा है, और दूसरी वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, क्योंकि पार्टिकल भी क्या करता है, अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, स्ट्रिंग वेव की, और स्ट्रिंग वेव में भी हम बात कर रहे हैं वेव की वेलोसिटी की। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास यहां पे एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग का एक एंड हमारा क्या है, फिक्स्ड है। इस तरह शो कर दे रहा हूं। तो यहां पे हम शो कर रहे हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एक एंड मेरा वहां पे क्या है, फिक्स्ड है। यहां पे एक ऑब्जर्वर है, और इस ऑब्जर्वर ने स्ट्रिंग के इस एंड को होल्ड करके रखा है। अब ये ऑब्जर्वर कर क्या रहा है, ये ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, और स्ट्रिंग के इस एंड को पहले ऊपर लेके जाता है और उसके बाद नीचे लेके आता है। क्लियर? यहां पे जो पर्सन है, पर्सन कर क्या रहा है, पर्सन ने स्ट्रिंग को खींच के रखा है। पर्सन ने यहां पे स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, खींच के रखा है। और पर्सन अब यहां पे क्या कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिकल को ऊपर लेके जा रहा है और फिर नीचे लेके आ रहा है। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, इस स्ट्रिंग में इस तरह से एक पल्स फॉर्म होती है। तो अब स्ट्रिंग में इस तरह से पल्स फॉर्म होती है। पल्स का मतलब क्या हो गया कि ये एक वेव फॉर्म हुई। वेव का मतलब ये डिस्टरबेंस है, और ये अब डिस्टरबेंस कहां जा रहा है, ये डिस्टरबेंस आगे की ओर जा रहा है। अच्छा, अब जब ये वेव आगे की ओर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कैसे होगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो वहां पे, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो मीडियम हमारा आइसोट्रॉपिक है।
जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, जिस मीडियम में वेव चल रही है, वो मीडियम मेरा आइसोट्रॉपिक या फिर होमोजीनियस है। मीडियम अगर आइसोट्रॉपिक या होमोजीनियस है, इसका मतलब है कि वेव की वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। क्लियर ना? अगर मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तब तो जो वेव चलेगी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरी करेगी। तो पहला एजम्पशन क्या है, मीडियम हमारा आइसोट्रॉपिक है। मीडियम अगर आइसोट्रॉपिक या होमोजीनियस है तो वेव हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। तो जो भी वेव है, वेव की वेलोसिटी वहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो यहां पे है, नो चेंज इन शेप ऑफ वेव। नो चेंज इन शेप ऑफ वेव। जो भी वेव है उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वेव के शेप में अगर चेंज आने लगा इसका मतलब एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो हमारा क्या है, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं वो मीडियम हमारा इलास्टिक होना चाहिए। कि होता क्या है, जब पल्स चलती है, जब वेव चलती है तो किसी ना किसी टाइम पे पार्टिकल ऊपर जाता है। अब मीडियम में अगर इलास्टिसिटी होगी तो इलास्टिसिटी के कारण वहां पे रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और वही रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को क्या होगा, वापस लेके आएगा। अगर मान लो अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की बात करेंगे, बाद में हम साउंड वेव की बात करेंगे, तो मीडियम इलास्टिक होना चाहिए। क्योंकि मीडियम इलास्टिक होगा तो होगा क्या, जब ये पार्टिकल अपनी जगह से मूव करेगा तो वहां पे मीडियम की इलास्टिसिटी के कारण रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल क्या होगा, वापस लेके आएगा वहां पे। तो मेनली जो हमारा एजम्पशन है वो यही है कि मीडियम आइसोट्रॉपिक है, वेव के शेप में कोई चेंज नहीं आता है, ये वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। और तीसरा वहां पे क्या है, मीडियम वहां पे इलास्टिक है। क्लियर ना पे? अब देखो, जैसे हमने यहां पे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया तो पर्सन तो यहां कहीं है, पर्सन ने स्ट्रिंग को होल्ड करके रखा है, और इस स्ट्रिंग में पल्स कहां जा रही है, इस स्ट्रिंग में पल्स जा रही है राइट की ओर। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है जो एक ट्रॉली पे बैठा है, और ये ट्रॉली भी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। समझ में? अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर एक ट्रॉली पे बैठा है, और ट्रॉली भी क्या हो रही है, v वेलोसिटी से आगे जा रही है। तो जिस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है, जिस वेलोसिटी से वेव आगे बढ़ रही है, उसी वेलोसिटी से ये ट्रॉली भी आगे चल रही है। अब बताओ, इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है कि जब भी पर्सन ये वेव को देखेगा उसको ये वेव रेस्ट में दिखाई देगी। वहां पे रेस्ट में दिखाई देने का मतलब है कि इसको हमेशा यहीं पे दिखाई देगी। अब देखो, जो ऑब्जर्वर ट्रॉली पे चल रहा है उसको वेव हमेशा ऐसी दिखाई देगी, रेस्ट में, इसी पोजीशन पे। तो ये ऑब्जर्वर अगर वेव को देख रहा है तो वेव रेस्ट में दिखाई देगी। लेकिन बताओ, ये ऑब्जर्वर अगर स्ट्रिंग को देखेगा तो क्या होगा? स्ट्रिंग तो हमारी कैसी है, फिक्स्ड, रेस्ट में है, लेकिन ये चल रहा है v वेलोसिटी से। इसका मतलब है कि जब ये ऑब्जर्वर किसको देखेगा, स्ट्रिंग को देखेगा, तो इसको स्ट्रिंग v वेलोसिटी से पीछे जाती हुई दिखाई देगी। देखो, समझ में नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला, जो पर्सन ट्रॉली पे बैठा है वो वेव की वेलोसिटी से चल रहा है, तो जब भी ये पर्सन किसको देखेगा, वेव को देखेगा। जब भी ये पर्सन यहां पे किसको देखेगा, वेव को देखेगा, तो इसको हमेशा वेव अपने सामने दिखाई देगी। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जब ये वेव को देखेगा तो उसको वेव रेस्ट में दिखाई देगी, है कि नहीं? लेकिन जब ये पर्सन स्ट्रिंग को ऑब्जर्व करेगा तो स्ट्रिंग तो रेस्ट में, और ये खुद चल रहा है v वेलोसिटी से। तो जब ये स्ट्रिंग को देखेगा तो इसको स्ट्रिंग v वेलोसिटी से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। अब देखो, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किससे सिमिलर है? तो ये डायग्राम कुछ इस तरह सिमिलर है कि मान लो हमारे पास एक स्टोन है, हमारे पास एक स्टोन है,
और इस स्टोन पे यहां कहीं एक स्नेक है। हमारे पास एक स्टोन है, स्टोन पे एक स्नैक है और ये स्नैक v स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो, जब हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो स्टोन क्या बता रहा है, स्टोन बता रहा है शेप ऑफ अ वेव। भाई जब ये ऑब्जर्वर देखेगा इसको, वेव का शेप तो कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, यानी वेव का शेप का मतलब स्टोन, और स्नेक का मतलब यहां पे हो गई स्ट्रिंग। यानी एक तरह से वेव तो ऐसी है, वेव तो ऐसी है, लेकिन इस वेव के ऊपर पूरी स्ट्रिंग इस तरह से कहां जा रही है, पीछे की ओर जा रही है। अब बताओ, ये जो स्ट्रिंग रहेगी, इस स्ट्रिंग का यहां कहीं एक स्मॉल एलिमेंट लो जरा। अब देखो, यहां कहीं हमारा एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है, इस तरह से है कि नहीं है वहां पे, और मैंने यहां कहीं एक स्मॉल एलिमेंट लिया है। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसने यहां पे कुछ एंगल सबस्टेंड किया है, और ये एंगल सबस्टेंड किया है डी थीटा। अच्छा, जिस स्मॉल एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसकी लेंथ है वहां पे डीएल। अच्छा, अब यहां पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, और टर्म डिफाइन कर रहे हैं म्यू। म्यू को हम डिफाइन कर रहे हैं मास पर यूनिट लेंथ। जो म्यू है, म्यू क्या बता रहा है, म्यू बता रहा है वहां पे क्या, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम बोलेंगे कि ये ऑब्जर्वर जब इसको देख रहा है तो उसको वेव तो ऐसी दिखाई दे रही है, स्टेशनरी, लेकिन इस वेव के ऊपर स्ट्रिंग के पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं। और सर्कुलर मोशन में हमने बोला था कि जब भी हम किसी कर्व की बात करते हैं तो वो कर्व भी वहां पे क्या है, किसी सर्कल का पार्ट है। तो ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, ये एलिमेंट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा, जिसका रेडियस r है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v अलोंग द टेंजेंट है। अच्छा, इस एलिमेंट का मास अगर dm है तो बताओ dm को क्या लिखोगे, dm को लिखोगे म्यू इंटू dl। म्यू का मतलब होता है यूनिट लेंथ का मास, तो यहां पे अगर dl लेंथ होगी तो मास हो जाएगा म्यू इंटू क्या हो गया, dl। अब dl की जगह क्या लिखोगे, dl की जगह लिखोगे वहां पे r d थीटा। भाई थीटा वहां पे एंगल है, थीटा को हम लिखेंगे r का अपॉन रेडियस। तो जो भी थीटा होगा वो हो जाएगा r का अपॉन रेडियस, तो dl हो जाएगा वहां पे कितना, r d थीटा। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा, ये जो स्मॉल एलिमेंट होगा, इस पे इस डायरेक्शन में क्या होगा, टेंशन T आ रहा होगा। भाई जो बचा हुआ, देखो जो बचा हुआ स्ट्रिंग का पार्ट है उसको यहां खींच रहा होगा, तो उसके कारण टेंशन आएगा, टेंशन होगा अलोंग द टेंजेंट। यहां पे भी जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसको खींच रहा होगा, तो टेंशन T अलोंग द टेंजेंट। अच्छा, टेंशन दोनों साइड का मैंने सेम क्यों लिया है, टेंशन मैंने दोनों साइड का सेम इसलिए लिया है क्योंकि अलोंग द टेंजेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। अलोंग द टेंजेंट अगर फोर्स जीरो नहीं होगा तब तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। और हमें स्पीड कैसे चाहिए, हमें स्पीड चाहिए कांस्टेंट। तो टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, तो यहां पे भी टी, यहां पे भी टी। अब देखो ये एंगल कितना बनेगा वहां पे, तो हमें मालूम है ये जो एंगल रहेगा, ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाय 2। रेडियस r, रेडियस हो गया r, ये डी थीटा बाय 2 है, तो चेक करो ये भी कितना हो गया, डी थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाय 2। देखो है कि नहीं है, ये डी थीटा बाय 2, ये दोनों पैरेलल, तो ये डी थीटा बाय 2, ये टेंजेंट है, तो 90 माइनस डी थीटा बाय 2। अब टेंशन के यहां पे एक तो ये कंपोनेंट बनेगा और ये कंपोनेंट होगा टी साइन डी थीटा बाय 2। तो यहां पे टी का कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाय 2, और टी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2। सेम चीज यहां पे होगी, यहां पे भी टी का एक कंपोनेंट आएगा टी
cos डी थीटा बाय 2 और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और वो होगा t साइन डी थीटा बाय 2। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम में इतनी बड़ी हम वेव शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस वेव की बात कर रहे हैं वो वेव इतनी स्मॉल होती है। डायग्राम में हम बहुत बड़ी वेव शो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम जिस वेव का रिलेशन डिराइव कर रहे हैं वो वेव इतनी स्मॉल होती है। इस तरह से हम एक स्मॉल वेव की बात कर रहे हैं कि देखो, वेव अगर बहुत ज्यादा स्मॉल नहीं होगी तब तो वहां पे टेंशन क्या होगा, चेंज होने लगेगा। टेंशन हमेशा हमारा थ्रू आउट सेम रहता है, तो ये पॉसिबल तभी होगी जब यहां पे इलोंगेशन कैसा रहा होगा, बहुत स्मॉल रहा होगा। और ये पॉसिबल तभी हो पाएगी जब पल्स का शेप भी वहां पे कैसा होगा, स्मॉल होगा वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ तुम मुझे, वहां पे अगर पल्स का शेप बहुत ही स्मॉल है तो जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है वो एलिमेंट इतना स्मॉल रहा होगा। और एलिमेंट अगर बहुत ही स्मॉल है, इसका मतलब कि ये जो दोनों फोर्स हैं ये अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स द सेंटर बन रहे होंगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये एलिमेंट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, 2t साइन डी थीटा बाय 2। बताओ ये नेट फोर्स है कि नहीं, टुवर्ड द सेंटर, 2t साइन डी थीटा बाय 2। अब नेट फोर्स को लिखो वहां पे मास इनटू एक्सेलरेशन वहां पे। अब डीएम को क्या लिखोगे, डीएम को लिखोगे वहां पे म्यू आर डी थीटा। और एसी को क्या लिखोगे, एसी को लिखोगे वी स्क्वायर बाय आर। हमने क्या बोला है, हमने बोला है एलिमेंट स्मॉल है, एलिमेंट स्मॉल है तो एंगल स्मॉल है, और एंगल स्मॉल है तो मैथ्स में हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा जो रहता है वो थीटा बन जाता है। तो ये हो गया डी थीटा बाय 2 म्यू आर डी थीटा वी स्क्वायर बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट हुआ, डी थीटा कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, तो वी जो निकल के आ रहा है, जो भी वेव की वेलोसिटी है किसमें, स्ट्रिंग में, उसका फॉर्मूला निकल के आता है अंडर रूट टी बाय म्यू। क्लियर? तो म्यू वहां पे मास पर यूनिट लेंथ है, टी वहां पे क्या है, टेंशन है। म्यू वहां पे मास पर यूनिट लेंथ है, टी वहां पे टेंशन है। तो जो भी स्ट्रिंग में वेव डेवलप होगी, ध्यान ना, ये जो वेव की वेलोसिटी है ये फॉर द स्ट्रिंग है, हर केस में फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर स्ट्रिंग में कोई वेव चल रही है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टी बाय म्यू। अब ये रिलेशन क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है कि v जो है एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी है। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग में टेंशन जितना ज्यादा होगा वेव उतनी क्या होगी, फास्टली आगे बढ़ेगी। और ऐसा होना भी चाहिए कि होता क्या है, जब भी वेव फॉर्म होती है तो पार्टिकल जो रहता है वो मीडियम का ऊपर की ओर जाता है। और होता क्या है, जब ये पार्टिकल इस तरह से एक बार वाइब्रेट करता है तब वेव आगे पढ़ोगे, लैम्डा आगे बढ़ती है। ये आगे हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे। जब ये पार्टिकल एक बार अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है तो वेव जो रहती है वो लैम्डा डिस्टेंस आगे जाती है। अब बताओ, अगर कोई पार्टिकल फास्ट अगर मूव करके आ गया तो वेव भी क्या होगी, फास्ट आगे बढ़ जाएगी वहां पे। अब ये पार्टिकल जो ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया, ये इसकी वन साइकिल होती है। और मैंने बोला है वन साइकिल में वेव लैम्डा आगे, वेव जो रहती है वो लैम्डा आगे बढ़ती है। अगर ये पार्टिकल फास्टली मूव करेगा तो वेव भी क्या होगी, लैम्डा लैम्डा करके आगे तेजी से बढ़ेगी वहां पे। अब ये पार्टिकल फास्टली कब आएगा, ये पार्टिकल फास्टली तभी आएगा जब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। जब ये पार्टिकल ऊपर गया तो कौन सा फोर्स पार्टिकल को वापस लेके आ रहा है, यहां पे टेंशन। तो टेंशन जितना ज्यादा होगा पार्टिकल को फास्टली नीचे लेके आएगा, तो वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। दूसरा रिलेशन क्या निकल के आ रहा है कि जो भी वेव की वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ है। इसका मतलब है, कोई स्ट्रिंग अगर हल्की है, कोई स्ट्रिंग अगर हल्की है तो उसका पार्टिकल क्या होगा, फास्टली मूव करेगा। और अगर स्ट्रिंग तुम्हारी हैवी है
स्ट्रिंग अगर हैवी है तो पार्टिकल इनर्शिया के कारण क्या होगा, स्लोली मूव करेगा, और स्लोली मूव करेगा तो वेव की वेलोसिटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी वहां पे। तो जो भी वेव की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू है। तो आगे जब हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमें इसी फॉर्मूले को क्या करना है, यूज करना है। अब सबसे पहला डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे जरा। अब लिखो, कुछ क्वेश्चन लिखो जरा, जहां पे अब ये फॉर्मूले को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो एक अरेंजमेंट है जो यहां पे इस तरह से गिवन है, यहां पे सीलिंग, स्ट्रिंग के थ्रू यहां पुली कनेक्टेड है, फिर यहां पे एक ब्लॉक, तो अभी इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास दिया है 2 kg, है ना। यहां पे जो स्ट्रिंग की लेंथ दी है वो दी है 2 मीटर। यहां पे स्ट्रिंग की लेंथ 2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया है यहां पे 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर द स्ट्रिंग हैज मास 4.5 ग्राम, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर अ ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड एट द फ्लोर टू रीच द पुली। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रोप का मास दिया है, और यहां पे रोप का मास दिया हुआ है, कितना रोप का मास दिया है, 4.5 ग्राम। अच्छा, कुछ चीज समझो यार। वैसे हम लोग क्या बोलते थे, वैसे हम लोग बोलते थे क्वेश्चन में कि अगर मान लो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है और स्ट्रिंग का मास m है, लेंथ l है, तो अभी तक हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि स्ट्रिंग का अगर मास है तो हर जगह टेंशन वहां पे डिफरेंट होता है। यहां पे टेंशन अलग होगा, यहां पे टेंशन अलग होगा, यहां पे टेंशन क्या होगा, अलग होगा। कि किसी पॉइंट पे अगर टेंशन कैलकुलेट करना है तो उसका वेट के बराबर इक्वेट करेंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेंशन कंटिन्यूअसली क्या होता है, बढ़ता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि स्ट्रिंग का मास होगा, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तब तो टेंशन थ्रू आउट सेम है, लेकिन अगर स्ट्रिंग का मास होगा तो टेंशन हर जगह वहां पे चेंज होगा। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि यहां पे टेंशन कितना होगा, मान लो मिड पॉइंट है L/2, तो यहां पे जो टेंशन आएगा T वो हो जाएगा mg प्लस क्या हो जाएगा m, हाफ स्ट्रिंग का मास m/2 इंटू जी। देखो यही है कि नहीं वहां पे। लेकिन अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि इस स्ट्रिंग का मास बहुत स्मॉल है, जैसे मान लो बोलो कि ये मास मान लो 10 kg है और ये मास वहां पे 2 ग्राम है, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या होता है। वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग का मास होगा तो हर जगह टेंशन अलग अलग होगा, लेकिन अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो यहां पे स्ट्रिंग का जो है, स्ट्रिंग का मास जरूर है। देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रिंग का मास है, और स्ट्रिंग का मास है तो लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि हर जगह टेंशन क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि स्ट्रिंग का मास बहुत ही स्मॉल हो जाए तो क्या होगा, स्ट्रिंग का मास अगर बहुत ही स्मॉल होगा तब तो हम थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन को कितना पकड़ सकते हैं, m इंटू जी। सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन आ जाएगा।
तो यहां पे भी क्या होगा, टेंशन जो रहेगा वो थ्रू आउट हम सेम ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास कैसा है, बहुत ही स्मॉल है। लेकिन स्ट्रिंग का मास क्यों होना चाहिए? क्योंकि मास होगा तभी हम इनर्शिया की बात करेंगे, और इनर्शिया होगा तभी पार्टिकल क्या होगा, वाइब्रेट करेगा वहां पे। तो अब यहां पे करना क्या है, हमें एजम्पशन लेके चलना है कि टेंशन जो रहेगा वो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब टेंशन किसके बराबर होगा, टेंशन होगा m इंटू जी के बराबर, तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब म्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, मास डिवाइड करो 1000 से, तो ये हो गया केजी में। मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ यहां पे क्या होगी, लेंथ होगी 2 प्लस 0.25। देखो टोटल लेंथ जो रहेगी वो 2.25 होगी, नहीं होगी, और इसकी यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर। अब वहां पे t की वैल्यू मालूम है, म्यू की वैल्यू मालूम है, v इक्वल्स टू क्या होता है, v इक्वल्स टू रूट टी बाय म्यू होता है। तो इस फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट कर लो, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो तुम वेव की वेलोसिटी। अच्छा, जो भी वेव की वेलोसिटी होगी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये वेव जो रहेगी कहां पे क्रिएट करी है हमने, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस हमने इसके बॉटम में क्रिएट किया है, और ये डिस्टरबेंस अब v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। अब ध्यान है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी, t कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, तो जो भी वेव है ये वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही होगी। कुछ टाइम बाद इस वेव को यहां पहुंचना है पुली के पास में, तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से हमें मिल जाएगा टाइम, इतने टाइम बाद ये वेव पुली को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वहां पे, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि यहां पे इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा, यहां पे वॉल है, यहां पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के थ्रू यहां पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक का मास कैपिटल M। अच्छा, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग का मास M, लेंथ L, और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि कैपिटल M बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू स्मॉल m। अच्छा, ब्लॉक का मास अगर बहुत ज्यादा होगा, ब्लॉक का मास अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के मास के कारण जो टेंशन में चेंज आएगा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, T किसके बराबर होगा वहां पे, तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे तो याद है वहां पे क्या था, mg, यहां पे नॉर्मल, और यहां पे था mg cos थीटा वहां पे। तो जो भी टेंशन T रहेगा वो किसके बराबर होगा, जो भी टेंशन T होगा वो होगा mg sin थीटा के बराबर। जो भी टेंशन होगा वहां पे किसके बराबर, mg sin थीटा के बराबर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी है और इस पल्स को हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं, तो बताना है कितने टाइम बाद। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कितने टाइम बाद ये पल्स किसको हिट कर जाएगी, वॉल को हिट करेगी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो बताना क्या है, बताना है कितने टाइम बाद ये पल्स किसको हिट करेगी, वॉल को हिट करेगी। तो फॉर्मूला वहां पे क्या था, फॉर्मूला था वहां पे पल्स की वेलोसिटी का, पल्स की वेलोसिटी मान लो v था अंडर रूट टी बाय म्यू, टी का मतलब mg साइन थीटा, म्यू का मतलब m बाय l, म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, किसका, स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का मास m है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो म्यू हो गया m बाय l। अब अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर दो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो t हो जाएगा l बाय v। v का मतलब हो जाएगा अंडर रूट
mgl साइन थीटा बाय रूट एम। इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो इतने टाइम बाद ये डिस्टरबेंस किसको हिट कर रहा होगा, वॉल को हिट कर रहा होगा वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ रोप ऑफ टोटल मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली। क्वेश्चन में बोल रहा है अ रोप ऑफ टोटल मास m एंड लेंथ l इज सस्पेंडेड वर्टिकली, शो दैट द ट्रांसवर्स वेव पल्स ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द रोप इन अ टाइम t इक्वल्स टू 2 रूट l बाई जी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमारे पास यहां पे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को हमने इस तरह से यहां पे हैंग किया है। अच्छा, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग का मास भी है और स्ट्रिंग की लेंथ भी है। और क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि स्ट्रिंग का मास कैसा है, बहुत स्मॉल है, कुछ ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन आएगा वो स्ट्रिंग के वेट के कारण आ रहा होगा। इस केस में जो भी स्ट्रिंग में टेंशन आएगा वो टेंशन आएगा किसके कारण, उसके वेट के कारण। अब क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी है और इस पल्स को हम कहां भेज रहे हैं, इस पल्स को हम ऊपर की ओर भेज रहे हैं। अब बताना है कितने टाइम बाद ये पल्स कहां पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी वहां पे। तो फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, टी टाइम बाद, टी टाइम बाद डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पल्स कुछ ऐसी शो कर दो। तो जो भी पल्स है, पल्स को हम कहां भेज रहे हैं, पल्स को हम भेज रहे हैं ऊपर। अब किसी टी टाइम पे पल्स यहां कहीं पहुंच गई है और उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है y। देखो है कि नहीं वहां पे, t इक्वल 0 पे पल्स यहां पे हमने क्रिएट करी है, t टाइम बाद पल्स यहां कहीं पहुंच गई है और पल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, पल्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया है वहां पे कितना, y। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, टी टाइम बाद अगर पल्स का डिस्प्लेसमेंट वहां पे y हो गया है तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करो उस टाइम पे पल्स की वेलोसिटी क्या है। तो जो भी पल्स की वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला था रूट टी बाय म्यू। और मैंने क्या बोला, यहां पे जो भी टेंशन आएगा वो रोप के वेट के कारण आएगा। तो सबसे पहले अगर पल्स यहां कहीं है, इसका मतलब कि यहां पे हमें टेंशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब टेंशन कैसे मिलेगा, तो इतना पूरा पोर्शन कंसिडर करो जरा, इतना पूरा पोर्शन। अब बताओ, इतना पूरा अगर पोर्शन कंसिडर करोगे तो इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा m बाय एल इंटू वाई इंटू जी। देखो है कि नहीं है, m वहां पे मास है, l वहां पे लेंथ है, तो m बाय एल क्या बता रहा है, m बाय एल बता रहा है मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई, ये हो गया इस पूरे पोर्शन का मास, इंटू जी, तो ये हो गया वेट। अब यहां पे शो करो टेंशन T, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो भी टेंशन आएगा वो इसके वेट के बराबर हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, वहां पे T जो टेंशन रहेगा वो हो जाएगा m बाय एल इंटू जी इंटू वाई। म्यू का मतलब m बाय एल, सबकी वैल्यू पुट करो तो जो भी वेव की वेलोसिटी होगी m बाय एल कैंसिल आउट होगा, रिजल्ट होगा g इंटू वाई। देखो यही तुम्हारी वहां पे पल्स की वेलोसिटी है कि नहीं, वहां पे देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो भी पल्स की वेलोसिटी रहेगी, पल्स की वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे कितनी, रूट जी इंटू वाई। अच्छा, ये वेलोसिटी बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो हमें देख के पता चल रहा है कि टेंशन यहां पे अलग है, यहां टेंशन अलग है, यहां टेंशन अलग है,
तो टेंशन यहां पे वेरिएबल है, और टेंशन अगर वेरिएबल होगा तो वेलोसिटी भी हमारी वहां पे वेरिएबल हो जाएगी। अब वेलोसिटी को क्या लिखो, किसी इंस्टेंट पे जो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब है डिस्टर्बेंस कितना आगे बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वहां पे dy/dt। इस y में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वही डिस्टर्बेंस या पल्स की वेलोसिटी होगी। अब टर्म को सेपरेट आउट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा dy/√y इक्वल्स टू √g इंटू dt। अब डिफरेंशिएट करो, t की वैल्यू 0 तो y 0, t टाइम बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगी, l हो जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब ये जो रहेगा ये हो जाएगा y⁻⁻1/2, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा 2√y 0 से l √g इंटू टी। अब चेक कर लो आप, जो भी टाइम निकलेगा, टाइम निकल के आएगा 2√L/g। देखो है कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है कि इतने टाइम बाद t इक्वल्स टू 2√L/g, इतने टाइम बाद ये जो वेव रहेगी वो किसको हिट कर जाएगी, वो हिट कर जाएगी किसको, सीलिंग को हिट कर जाएगी वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्ट्रिंग का मास तो है और स्ट्रिंग के इस एंड पे अब हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक को लाके भी हैंग कर दिया। फिर से देखो यार, स्ट्रिंग का मास है और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया। और क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि स्ट्रिंग के मास को हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो क्वेश्चन लिखो वहां पे, इफ मास कैपिटल M इज सस्पेंडेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द रोप इन प्रीवियस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक को भी उसने वहां पे क्या कर दिया, हैंग कर दिया। तो अब पूछ रहा है वहां पे, शो दैट द टाइम फॉर अ ट्रांसवर्स वेव टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द रोप इज। तो अब बताना है वहां पे, तो अब बताना है कितना टाइम लगेगा। फिर से क्या बोल रहा है, यहां पे ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया, t इक्वल्स टू 0 पे यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी। अब बताना है कितने टाइम बाद ये पल्स किसको हिट करेगी, वहां पे सीलिंग को हिट करेगी वहां पे। तो अब क्या करोगे वहां पे, फिर से किसी टाइम पे मान लो पल्स कितना ऊपर चली गई, y, यहां पे ब्लॉक भी है। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला इस पूरे को सिस्टम मान लो जरा। बताओ, इस पूरे को सिस्टम मानोगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी। एक तो ब्लॉक का वेट प्लस m/l इंटू वाई इंटू जी। तो यहां पे ब्लॉक का वेट आएगा, साथ में यहां पे क्या होगा, स्ट्रिंग का वेट आएगा, m/l इंटू वाई इंटू जी। अब इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको बैलेंस कर रहा होगा वहां पे टेंशन T। अब इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे, इक्वेशन लिखोगे कि टेंशन T किसको बैलेंस करेगा, जो भी टेंशन T रहेगा वो बैलेंस करेगा m इंटू जी प्लस m/l इंटू वाई इंटू जी। देखो यही टेंशन है कि नहीं है वहां पे। अब ये अगर टेंशन है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी √T/μ। जो भी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे √T/μ। तो T हो गया m इंटू जी प्लस m/l इंटू जी इंटू वाई अपॉन म्यू। म्यू का मतलब था वहां पे √m/l। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। ठीक है ना वहां पे इतनी वैल्यू। अच्छा, इसको टर्म पे सेपरेट आउट करो पहले यार। v की वैल्यू ये हो जाएगी mgl/m, mgl/m प्लस m/l कैंसिल आउट होगा, g इंटू वाई होल टू दी पावर 1/2। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो वेरिएबल है,
तो इस वेलोसिटी को वहां पे लिखो dy बाई dt। तो जो भी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी वेरिएबल है, इसको लिखो वहां पे dy बाई dt। अब क्या करो, टर्म को वहां पे सेपरेट आउट करो और इसको इंटीग्रेट करो, तो रिजल्ट हो जाएगा dy अंडर रूट ऑफ mgl बाय m प्लस g इंटू वाई इक्वल्स टू dt। देखो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे, रूट टी बाय म्यू। चाहो तो रूट जी को बाहर ले लो, है ना, तो यहां पे हो जाएगा 0 से t और यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके l तक। अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या बनेगी, अगले स्टेप में 0 से l, या पहले इसको लिखो वहां पे dy अंडर रूट, इस साइड क्या करो, रूट जी को इधर लेके चले जाओ, रूट जी इधर चला गया तो बचा यहां पे dt। यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा m इंटू एल बाय एम प्लस वाई। देखो है कि नहीं वहां पे। अब अगले स्टेप में इसको अब क्या करें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, एम एल बाय एम प्लस वाई, इसको मान लो वहां पे x, फिर इसको वहां पे डिफरेंशिएट करोगे dx बाय dy, इसका 0 प्लस 1। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाएं तो dy की जगह पुट कर देंगे dx और यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स इक्वल्स टू रूट जी इंटू डी टी। अच्छा 1 अपॉन इसको लेके जाओगे x टू दी पावर -1/2, है ना, इंटू डी एक्स, तो -1/2 प्लस 1, तो चेक करो 2 रूट एक्स इक्वल्स टू रूट जी इंटू टी। अब यहां पे 2 रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, वैल्यू पुट कर दो, x का मतलब हो जाएगा m बाय एल बाय एम प्लस वाई, कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक जाना है वहां पे, है ना, ये हो जाएगा t 0 से लेके t। अब चेक करो टाइम पीरियड कितना आ रहा है, जो भी टाइम पीरियड t आता है वो आता है वहां पे 2 रूट ऑफ हो जाएगा एम एल बाय एम प्लस एल प्लस माइनस अपर लिमिट माइनस वहां पे हो जाएगी लोअर लिमिट, y की वैल्यू क्या कर दो 0, देखो चेक करो टाइम इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा वहां पे, और साथ में आ रहा होगा यहां पे रूट जी भी तो था, तो रूट जी तो नीचे आ जाएगा, चाहोगे तो अंदर भी लेके चले जाओ। तो चेक करो जो टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है t इक्वल्स टू, इसको और सिंप्लीफाई किया है l बाय रूट एम जी बाहर लिया है, देखो इसको और सिंप्लीफाई करो जरा, इसको और सिंप्लीफाई किया गया है, और जो टाइम t निकल के आ रहा है, टाइम t निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 रूट एम जी, तो t की वैल्यू देखो t क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 2 बाय रूट एम जी, यहां पे m मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा रूट l भी बाहर ले सकते हैं, ले सकते हैं, एक मिनट चेक करेगा, 2 यहां से रूट l और रूट m, तो 2 रूट l बाय एम जी बाहर ले लो जरा, l बाहर आ गया, m बाहर आ गया, तो यहां पे हो जाएगा अंडर रूट m प्लस एम माइनस यहां पे हो जाएगा रूट m। देखो चेक करो, तो जो टाइम का आंसर दिया है वो दिया है t इक्वल्स टू 2 रूट l बाय एम जी, ब्रैकेट में m प्लस एम माइनस क्या हो गया रूट m, तो ये तुम्हारा वहां पे क्या था, टाइम पीरियड था। अच्छा हम चेक भी कर सकते हैं, अगर मान लो देखो ये इंटीग्रेट करके आंसर आ रहा है,
लेकिन मान लो अगर 4 ऑप्शन दिए होते तो हम ऐसा चेक कर लेते, हम कैपिटल एम को 0 कर देते। बताओ कैपिटल एम 0, ये 0, रूट एम कैंसिल आउट होगा, टी की वैल्यू हो जाएगी 2√L/G। बताओ इससे पहले यही आंसर था कि नहीं था वहां पे? जब स्ट्रिंग को हमने केवल हैंग किया था, जब वहां पे हमने केवल स्ट्रिंग को हैंग किया था, तो उस केस में जो टाइम पीरियड आता है वो कितना आता था? वो आता था 2√L/G आता था। देखो है कि नहीं वहां पे? अच्छा, अब फिर से चेक करो, वहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैपिटल एम जो है वो बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू स्मॉल एम। बताओ अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? हमें मालूम है कि अगर कैपिटल एम, देखो अगर कैपिटल एम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो उस केस में थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन कांस्टेंट रहेगा, और टेंशन अगर कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी मेरी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी वहां पे। तो वैसे तो हम देख के बोल सकते हैं कि रिजल्ट क्या बनना चाहिए। देखो अगर कैपिटल एम बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू स्मॉल एम, तब तो टेंशन हो जाएगा m इंटू जी के बराबर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? √T/μ। देखो यही वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी? √mgl/m। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम जो रहेगा वो हो जाएगा √m इंटू एल अपॉन m इंटू जी। देखो ये टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जो आंसर आएगा वो आएगा √ml अपॉन क्या हो गया? m इंटू जी। अच्छा चेक करो, ये रिजल्ट यहां से आ सकता है क्या? ये बताओ तुम मुझे। बताओ कैपिटल एम बाहर निकाल लें तो क्या होगा? देखो एक बार चेक करो जरा, मैं कुछ अप्रॉक्स, देखो ये तो सही निकल के आ गया कि ब्लॉक का मास अगर बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ स्ट्रिंग, तो टेंशन इतना आ गया, वेलोसिटी आ गया T/μ। वेलोसिटी को हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T हो जाएगा √ml/mg। तो आंसर सही है। अब बताओ इसी चीज को यहां से हम डिराइव कर सकते हैं क्या? देखो चेक करो यार, T 2√L/mg, यहां पे √m बाहर लो, तो चेक करो ये हो जाएगा क्या? 1+m/M। यहां पे हो जाएगा 1+, ये अंदर जाएगा √m, कैंसिल आउट होगा, ठीक है, -1। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा वहाँ पे। अब वहाँ पे हम थोड़ा बाइनोमियल लगाते हैं जरा, 2√L/mg√m। अब कैपिटल एम बहुत लार्ज है तो इसको एक्सपांड करोगे तो पहली टर्म आएगी 1+m/2m, और फिर जो हायर पावर की टर्म होगी इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो है कि नहीं है? इसको अगले स्टेप में पहले लिखा वहाँ पे 1+m/m होल टू दी पावर 1/2, तो 1+m/2m। फिर जो हायर पावर की टर्म होगी इसको नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि कैपिटल एम बहुत लार्ज है, -1, तो ये टर्म कैंसिल आउट होगी। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा? T = 2√L/mg√m इंटू m/2m। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एक रूट यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √m इंटू एल। √m कैंसिल आउट होगा, यहां पे √m। चेक करो वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई वहां पे। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये पल्स किसको हिट करेगी? सीलिंग को हिट करेगी। जो टाइम रहेगा वो हो जाएगा √ml अपॉन क्या हो गया? कैपिटल M इंटू
जी। लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो यार। अब देखो, अभी तक जिस स्ट्रिंग की हम बात कर रहे थे, स्ट्रिंग को हमने होमोजीनियस पकड़ा था। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब वायर ऑफ वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास एक वायर है जिसका मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है। ये किसके साथ वेरी कर रहा है? ये वेरी कर रहा है x के साथ, या इसको बोल दो y के साथ वेरी कर रहा है। अब y क्या है? y वहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। क्वेश्चन में बोल रहा है अब वायर ऑफ वेरिएबल मास पर यूनिट लेंथ म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट y इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग एज शोन इन फिगर। तो इस तरह से एक स्ट्रिंग है जिसको यहां पे इस तरह से हमने हैंग किया है। ये इसका मास पर यूनिट लेंथ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द लेंथ ऑफ वायर इज एल नॉट। तो जो भी वायर है, वायर की लेंथ वहां पे दी हुई है एल नॉट। अ स्मॉल ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस इज प्रोड्यूस्ड एट इट्स लोअर एंड, फाइंड द टाइम आफ्टर विच द डिस्टर्बेंस विल रीच टू द अदर एंड। तो जो भी रोप है, रोप का मास पर यूनिट लेंथ y के साथ क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। y डिस्टेंस मान लो हमने मेजर किया है फ्रॉम द बॉटम। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है t इक्वल्स टू 0 पे हमने यहां पे एक पल्स क्रिएट करी है। अच्छा, कुछ टाइम बाद जो रहेगा वो पल्स यहां कहीं पहुंच जाएगी कुछ टाइम बाद। तो ये टी टाइम बाद डायग्राम है। टी टाइम बाद पल्स कितना ऊपर पहुंच गई? पल्स y ऊपर पहुंच गई। अब उस टाइम पे पल्स की वेलोसिटी कितनी है? v है। अब बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट का टेंशन कैलकुलेट करना है, और टेंशन तभी मिलेगा जब हमें इस पूरे का क्या मिलेगा? वेट मिलेगा। अब ध्यान है ना, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है। यहां पे रोप का मास यूनिफॉर्म नहीं है। रोप का मास यूनिफॉर्म होता तो हम यूनिट लेंथ का मास निकालते, वाई लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते, जी मल्टीप्लाई कर देते, तो वेट आया था। लेकिन यहां पे रोप का मास क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। और रोप का मास अगर वेरी कर रहा है तो पहले हमें क्या करना है? पहले हमें यहां पे y डैश डिस्टेंस पे, y मान लो या x जो ही मान लो, तो इसको ऐसा कर दो, y डैश डिस्टेंस पे dy डैश थिकनेस का हमने एक एलिमेंट लिया। कि बेसिकली हमें करना क्या है? हमें तो इस पूरे एलिमेंट का वेट निकालना है, इस पूरे डॉटेड पोर्शन का, और जो भी वेट रहेगा वो टेंशन के बराबर हो जाएगा। तो हमें तो कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है वेट। तो अब कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लिया। अब इस स्मॉल एलिमेंट का जो वेट रहेगा dw, वो क्या हो जाएगा वहां पे? तो y डैश डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू वाई डैश इंटू डी वाई डैश इंटू जी। चेक करो इतना होगा कि नहीं होगा? y डैश डिस्टेंस पे मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट इंटू वाई डैश डी वाई डैश इंटू जी। अब अगले स्टेप में ये वेट तो एक स्मॉल एलिमेंट का है, ऐसे यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल के लिए इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेके y तक। तो वेट कितना हो जाएगा? जो भी वेट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू जी, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाय 2। देखो है कि नहीं वहां पर? तो म्यू नॉट जी वाई डैश का वाई डैश स्क्वायर बाय 2, लिमिट पुट कर दो वहां पे। तो ये तो हो गया वेट।
जो वेट होगा वही तुम्हारा वहां पे क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो इस पॉइंट पे वेव की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट, टेंशन कितना हो गया, टेंशन हो गया म्यू नॉट जी वाई स्क्वायर बाय 2, ये तो टेंशन है। अब ध्यान ना, म्यू क्या होगा, म्यू तो वहां का मास पर यूनिट लेंथ होगा, पूरे का नहीं लेना है, इस जगह का मास पर यूनिट लेंथ लेना है, इस जगह का मास पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट इंटू वाई है। तो अगले स्टेप में जो वेव रहेगी, वेव की वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट जी वाई बाई 2। देखो है कि नहीं वहां पर, जो भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गई अंडर रूट जी वाई बाई 2। इस वेलोसिटी को लिखो वहां पे डी वाई बाय डी टी। अब अगले स्टेप में टर्म को सेपरेट आउट करो, डी वाई अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू रूट जी बाय 2 इंटू डी टी, 0 से टी, 0 से एल नॉट। देखो चेक करो सही कैलकुलेट किया नहीं कैलकुलेट किया। भाई पहले हमने क्या किया, यहां पे डेंसिटी यहां पे मास पर यूनिट लेंथ लिखी, एक स्मॉल एलिमेंट का वेट हो जाएगा म्यू इंटू डी वाई इंटू जी, इंटीग्रेट किया, पुट किया, y वहां पे हट गया। अब चेक करो जरा, इंटीग्रेट करोगे तो y टू दी पावर -1/2, तो ये हो जाएगा 2 रूट एल नॉट, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट जी बाय 2 इंटू टी, टी की वैल्यू हो जाएगी रूट जी बाय 8 एल नॉट। देखो है कि नहीं वहां पे, नहीं टी तो इधर जाएगा ना, 1 नॉट ये इधर जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी रूट 8 एल नॉट बाई जी, अंदर जाएगा 4 इंटू 2 8। तो ये तुम्हारा टाइम होगा। इतने टाइम बाद ये जो पल्स रहेगी वो किसको हिट कर देगी, सीलिंग को हिट कर देगी वहां पर। देखो है कि नहीं वहां पर। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लो, तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सॉल्व कर दिए। कई बार म्यू वेरी करेगा तो इस तरह से हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन है ना, कई बार इस तरह दिया रहता है, यहां पे एक ब्लॉक, फिर यहां पे पुली, फिर यहां पे कोई ब्लॉक, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मटेरियल सेम है, जिन दो स्ट्रिंग, देखो ये एक स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है, दोनों स्ट्रिंग का सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल बोल दो या फिर बोल दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग। मान लो ये स्ट्रिंग कॉपर की है, तो ये स्ट्रिंग भी क्या है, कॉपर की है। डायमेंशन सब सेम है, जितनी थिकनेस यहां पे उतनी थिकनेस यहां पे। अच्छा, स्ट्रिंग अगर आइडेंटिकल है तो म्यू वहां पे क्या हो गया, सेम हो गया। अब यहां पे हमने एक वेव क्रिएट करी जिसकी वेलोसिटी v1 है, यहां पे हमने एक पल्स क्रिएट करी, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो हमारे पास दो पल्स हैं, एक जो पल्स यहां पे है उसकी वेलोसिटी v1 है, और एक जो पल्स यहां पे है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो हमारे पास दो पल्स हैं, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या हो गई, v2। अब क्या करोगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ v1 बाय v2। तो बताना है v1 बाय v2 का रेशियो क्या है। तो हमें याद होगा, वहां पे मालूम होगा, लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि यहां पे t, तो यहां पे क्या होता है 2t। तो v1 जो रहेगा उसका फॉर्मूला तो हो जाएगा t बाय म्यू, v2 का फॉर्मूला हो जाएगा रूट 2t बाय म्यू। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, v1 बाय v2, तो v1 बाय v2 हो जाएगा 1:√2। देखो है कि नहीं वहां पर। तो क्वेश्चन में अगर पूछ रहा है कि दोनों वेलोसिटी का रेशियो क्या है, तो दोनों वेलोसिटी का रेशियो हो जाएगा 1:√2। तो मैंने क्या किया है, आज मैंने सबसे पहले एक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्रैवलिंग वेव के, और बाद में हमने क्या किया, जब भी किसी स्ट्रिंग में कोई वेव चलेगी तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला था रूट t बाय म्यू, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैंने क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए।
अब मॉड्यूल में अगर तुम्हें और कुछ क्वेश्चन मिलता है वेव की वेलोसिटी का तो उसको सॉल्व करके देख लो। अगला जो लेक्चर आएगा तो उसमें हम बात करेंगे साइनोसाइडल वेव की, कि साइनोसाइडल वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं और उसको हम साइनोसाइडल नाम क्यों देते हैं। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे साइनोसाइडल वेव की। तब तक तुम्हें करना क्या है, स्ट्रिंग वेव से रिलेटेड अब जो न्यूमेरिकल हैं वेव वेलोसिटी से रिलेटेड उनको अब सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो अब इतना यहां पे।